हेलो देयर। इस क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक से जो हमें रोटेशनल मोशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इस प्रॉब्लम में हमें एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है जिसका मास कैपिटल एम है और इसका डायमीटर स्मॉल आर है। आप इसे रेडियस मत समझ जाइएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। रेडियस के लिए आप r/2 करेंगे तब आएगा। हमें कैलकुलेट करना है कि ये रिंग के जो टेंजेंशियल एक्सिस है उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो बताना है। कोई भी एक्सिस जो टेंजेंट से पास होता हो यानी कि टेंजेंट के अलावा हो उसे हम टेंजेंशियल एक्सिस कहते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद आता है कि I = mr² होता है फॉर सर्कुलर रिंग, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता रहना चाहिए कि हर एक बॉडी का अगर एक्सिस अलग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर डिफरेंट है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अलग हो सकता है। तो इसके लिए जो हम mr² याद रखते हैं वो बेसिकली एक्सिस हमारा ऐसा होता है कि सेंटर से पास होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग होगा। यानी कि अगर हम रिंग ऐसा रखे हैं, ऐसा रिंग है और ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट में हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसा रोटेशन हो रहा है रिंग का, तो हमारा एक्सिस ये है, तो इसके लिए mr² होगा। दूसरा, अगर आपको ये याद आता है कि mr²/2 होगा, तो उसके लिए एक्सिस ऐसा है। यानी कि अगर हमारा रिंग ऐसा है, रिंग ऐसा और एक्सिस ऐसा, मतलब कि रिंग का रोटेशन ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखते हैं mr²/2 है। ये दोनों ही अलग है। ये तीसरा जो एक्सिस है ये ऐसा है। इस एक्सिस का मतलब ये है रिंग ऐसा है और इसका रोटेशन ऐसे पूरा कंप्लीट बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट में हो रहा है, तो हमें इसका बताना है। और अगर आपको इसका बताना है तो इसको हम आई बोल रहे हैं। और ये आई आपको बताने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता रहना चाहिए। होता क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि अगर कोई एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो एक ऐसा एक्सिस आपको लेना होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो और उस एक्सिस के पैरेलल में हो। तो देखिए, इसको हम एक ऐसा एक्सिस बोल रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास भी हो रहा है और इस एक्सिस के पैरेलल में है। तो हम इस I = इसको लिखेंगे कितना, ICOM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और प्लस में md² लिखेंगे। ये ही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बेसिकली ये जो d होता है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कैलकुलेट करना है ये I, तो उसी फॉर्मूले में हमें पुट करना होगा। ये पता रहना चाहिए, कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बेसिकली mr²/2 होता है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमें यहाँ पे जो r इसका रेडियस है, इसका r है वो डायमीटर का हाफ लिखेंगे, यानी कि r = r/2। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तब हमें ICOM मिलेगा। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो लिखेंगे m r/2 का स्क्वायर और अपन में 2 जो पहले से था, प्लस अगर हम md² लिख रहे हैं तो मास तो m है लेकिन d कितना, d अगेन वही रेडियस के बराबर जो हम r/2 लिखेंगे, तो r/2 का स्क्वायर लिखेंगे। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली = में mr²/4 और अपन में 2 पहले से था, तो mr²/8 लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे mr²/4। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 2 इधर जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में 3mr² और अपन में 8 लिखेंगे। यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है जो आपको ऑप्शन 3 में मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 बिलोंग्स टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें एडियाबेटिक प्रोसेस के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन पिक करना है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा सही होगा। तो हमें पता रहना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, कि कभी भी किसी सिस्टम में जब भी हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो अगर किसी प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि हीट एनर्जी ना तो अंदर से बाहर जाना चाहिए ना तो अंदर से बाहर आना चाहिए। तो हम विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम हम ये बोलेंगे कि ΔQ = बेसिकली 0 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए कंडीशन होता है कि सारे वॉल
और पिस्टन जो है इंसुलेटिंग होना चाहिए ताकि हीट का ट्रांसफर ना हो सके। अगर कंडक्टिंग है तो प्रोसेस रैपिड होना चाहिए। रैपिड का मतलब बहुत ही फास्ट होना चाहिए, क्योंकि हीट का जो एक्सचेंज होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो अगर हम बहुत रैपिडली वर्क डन अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हीट इतने कम टाइम में बाहर ना तो जा सकता ना ही आ सकता, तब भी प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस ही होगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 हमें मिलता है, और हमें ये रिलेशन पता रहना चाहिए कि ये वर्क डन जो होता है, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, तो दूसरा हमें ये पता रहना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस के लिए इक्वेशन हमारे पास पी वी पे पावर गामा मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कोई इक्वेशन अगर फॉलो करता है तो उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट ये अगर हमें चेक करना है तो समझिए, हमें ये पता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 है, और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ तो हर प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए। तो अगर डेल्टा क्यू यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू इधर लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए इस प्रोसेस में जब हम पिस्टन को ऊपर या नीचे करेंगे तभी तो हम प्रोसेस अप्लाई किए। अगर पिस्टन ऊपर या नीचे हुआ तो पक्का है कि वर्क डन हुआ। अगर वर्क डन हुआ तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यू फाइनल इज नॉट इक्वल टू यू इनिशियल। मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी पहले था वो बाद में नहीं रहेगा, मतलब कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हम ये बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है, फॉल्स है। फिर देखते हैं बी स्टेटमेंट है वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा लिख लिए तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। निगेटिव साइन का मतलब ये कि वर्क डन हुआ है कि वर्क किसके ऊपर हुआ है, गैस किया या गैस के ऊपर हुआ, डजंट मैटर, बट हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो मीन्स यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो बी स्टेटमेंट है वो राइट है, सही है। सी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें ये पता है कि पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसमें जो है रिलेशन में हमें दिया हुआ है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में अगर हमें करना है तो प्रेशर को यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन जो होता है टी वी पे पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मतलब प्रोडक्ट तो जरूर टेम्परेचर और वॉल्यूम का कांस्टेंट है, बट ये ऐसे लीनियर कांस्टेंट नहीं है। वी पे पावर जो है गामा माइनस 1 है, तो हम ऐसे सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सी जो है स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। डी स्टेटमेंट में वही सेम चीज है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो क्या प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट है? नहीं। अगेन वही बात कि ये प्रेशर और वॉल्यूम सीधे सीधे कांस्टेंट नहीं है, इसके ऊपर पावर गामा है तब कांस्टेंट है। तो डी भी गलत होगा। ई स्टेटमेंट चेक करिए द वर्क डन to change the temperature from T1 to T2 is proportional to T2 minus T1। क्या हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा इस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करने के लिए T1 से T2, क्या वो वर्क डन प्रोपोर्शनल होगा T2 माइनस T1 के? तो ध्यान से देखिए, डेल्टा यू को हम किसी भी प्रोसेस के लिए जो लिखते हैं वही सेम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी लिखते हैं, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा यू की जगह हम ये रखेंगे तो एफ एन आर, एन नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बार चैम्बर में गैस फिक्स हो गया तो एफ भी फिक्स हो गया, मतलब कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर के। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि ई स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर ऐसा है तो बी एंड ई आपको ऑप्शन 4 में मिलेगा, यही ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि दो ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है वो दोनों जो है फ्यूज होके एक
न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बन रहा है। तो इस प्रोसेस में इस रिएक्शन के दौरान कितना एनर्जी रिलीज होगा आपको बताना है। जब हमें ये ड्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है और हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना दे रखा है, तो इसमें आपको पता रहना चाहिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे होता है इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी और ये फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिफरेंस और वही एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो अगर हम ये बोलें कि यू फाइनल कितना है, बाइंडिंग एनर्जी फाइनल, तो यू फाइनल का मतलब हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हमें कैलकुलेट करना तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और कितने न्यूक्लियन हैं इसमें, इसमें बेसिकली 4 है। तो हमें 4 इंटू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा फाइनली बाइंडिंग एनर्जी, जिससे हम लिखेंगे 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनिशियल अगर हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें तो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, पर न्यूक्लियन हमें दे रखा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनिशियली हैं कितने, 2 + 2 4, इंटू 4 करेंगे इसकी वैल्यू 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये हमारे पास इनिशियल है और ये हमारे पास फाइनल है। तो ज़्यादा कम है, इनिशियली ज़्यादा है, तो हम इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो एनर्जी रिलीज मिलेगा। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू 28 माइनस 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी रिलीज होगा जब ये न्यूक्लियस बनेगा, जो आपको ऑप्शन 4 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से है। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक रिंग है, उसका रेडियस a√2 है। तो आपको बताना है कि उसके एक्सिस पे कहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो इसके 2 मेथड है, एक मेथड आपको याद रहना चाहिए, दूसरा मेथड अगर याद नहीं है तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको याद ही रखना है कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम ये बोलें कि हमारे पास ये सेंटर से डिस्टेंस x होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेसिकली किसी भी पॉइंट पे फॉर्मूला होता है KQX बाई x² प्लस r² पे पावर 3/2। ये किसी भी पॉइंट के लिए होता है, जैसे जैसे आप x पुट करेंगे वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, हम कैलकुलेट करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके। वो हमें याद रहना चाहिए कि x इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो है एट x इज इक्वल टू r/√2 पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये डिस्टेंस r/√2 पे करता है। तो r की जगह रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r/√2 है, तो r की वैल्यू कितना a√2 लिखेंगे, और अपन में √2 पहले से था फॉर्मूले में, ये √2 कैंसिल आउट करेंगे तो बेसिकली x इज इक्वल टू a मिलेगा। मतलब कि हम ये बोलेंगे कि x जो डिस्टेंस होगा वो इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू a पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब हमें नहीं याद होता तो हम करते क्या है, समझिए ये क्या वेरी कर रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू हमें मिलेगा r/√2, ठीक है। और डबल डिफ्रेंशिएट करके हम चेक करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, तो वो मैक्सिमा ही मिलेगा। तो बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जब 0 करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू ये r/√2 मिल जाएगा। उसी r में अगर हम a√2 पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यू x इज इक्वल टू a, फोर्थ ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ डायमेंशनल एनालिसिस। इस प्रॉब्लम में हमें ये Q, I और μ0 जो इसका नोटेशन होता है वही दे रखा है कि ये चार्ज है, ये करंट है, ये परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम है। तो आपको बताना है कि इसमें दिया गया ऑप्शन का कौन सा जो डायमेंशन होगा वो मोमेंटम के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें इन लोगों का डायमेंशन लिखना होगा और फिर 1 बाई 1 ऑप्शन को चेक करना होगा। तो Q एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, नहीं, आई एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका जो डायमेंशन होता है वो a होता है। लेकिन i इक्वल टू Q/T होता है,
तो हम क्यू का याद रखते हैं ई इंटू टी होता है, बट हमें म्यू नॉट का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि म्यू नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर ये सेंटर पे है, एक सर्कुलर रिंग की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा आई, उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई अपन 2r, म्यू नॉट आई अपन 2r। ठीक है। दूसरा हमें याद रहना चाहिए कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल। तो किसी भी तरीके हम म्यू नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये तरीका अपनाते हैं कि ये जो बी है, बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम एफ बाई आई इंटू एल। अब ये बी की जगह हम यहाँ लिखेंगे एफ बाई आई इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और अपन में दो कांस्टेंट है और आर का डायमेंशन एल होगा, लेंथ कैंसिल आउट होगा, आई इधर आएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू लिखेंगे एफ बाई एल स्क्वायर, यानी कि हम म्यू नॉट का डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम एल टी पे पावर -2, और अपन में ये सॉरी आई का स्क्वायर, अगर आई का स्क्वायर है तो ए का हम स्क्वायर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एम एल टी पे पावर -2 और ए पे पावर -2। ये हमारे पास तीनों लोगों का आ गया डायमेंशन। अब एक एक करके हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि कौन मोमेंटम के बराबर आता है। मोमेंटम का डायमेंशन जो होता है, फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी, तो एम और एल टी पे पावर -1, सिंपली यही डायमेंशन होता है मोमेंटम का। तो अगर हमें इससे मैच करें तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन 1 ही मैच कर जा रहा है। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए आई इंटू म्यू नॉट क्यू इंटू आई, तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और टी इससे टी पे पावर -1 बना देगा, तो ये मैच कर जाएगा ऑप्शन पहला ही। अगर पहला ही आ गया तो बाकी चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे जो है ऑप्शन 1 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन अ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमें बोला है कि ये म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम का है। तो आपको बताना है कि इनका जो डायमेंशन है 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये डायमेंशन इनका कितना होगा। तो ये बहुत आसान तब है जब आपको ये याद है कि C इज इक्वल टू होता है 1/अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद है तो अभी हम बता देते हैं कैसे आता है। अगर ऐसा है तो इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसी का हमें डायमेंशन जो है पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो ये सी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी है और वेलोसिटी का होता है एल टी पे पावर -1, और इसका स्क्वायर करेंगे। इसको अगर लिखेंगे तो एल स्क्वायर टी पे पावर -2, जिसे हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यानी कि इसका जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आपको ऑप्शन 2 में मिल जाएगा। ठीक है। अब ये आता कहाँ से वो समझ लीजिए, आपको ये वैल्यू तो याद होगा 1/4 पाई नॉट इज इक्वल टू होता है कितना 9 इंटू 10⁻⁹। दूसरा आपको ये याद होगा म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू जो होता है वो 10⁻⁻7 होता है। अब दोनों लोगों को डिवाइड कर दीजिए, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर ही है, ये नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू, इनको ध्यान से देखिए ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर चले जाएंगे 9 इंटू और ये प्लस में हो जाएगा तो 10⁻9 और प्लस का 7 16 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि c हो गया, तो इसके बराबर ये c स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बिलोंग्स टू रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर। इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि एक स्पोर्ट पर्सन जो सर्कुलर ट्रैक पे पाथ को ट्रैवर्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू ए बी, मतलब आपको यही होता है कि ए
से बी जा रहा है, बी से ए और ए से बी, यानी कि आपको ये पता रहना चाहिए कि ये सर्कुलर ट्रैक है और रेडियस ये है, तो हम जर्नी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ए बी का मतलब ए से शुरू कर रहे हैं, बी पे जा रहा है, फिर बी से ए पे जा रहा है और फिर ए से बी पे जा रहा है, यानी कि ये पार्टिकल यानी कि जो स्पोर्ट पर्सन है उसका फाइनल पोजीशन है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है, तो ध्यान से देखिए। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही अलॉन्ग द डायमीटर है, यही स्ट्रेट लाइन है जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2r। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 2r। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए ये एक चक्कर लगा चुके हैं। अगर एक चक्कर लगा चुके हैं तो ये तो सर्कमफ्रेंस हो गया, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस 1 और प्लस एक्स में आगे भी कुछ चले हुए हैं, तो सर्कमफ्रेंस 1 कितना 2 पाई आर लिखेंगे, और आगे कितना चले हैं यहाँ आने के बाद फिर ए से लेके बी तक आए हैं, यानी कि सर्कमफ्रेंस का आधा मतलब कि पाई इंटू आर, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 पाई आर आएगा। तो डिस्टेंस 3 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 2 आर, आपको ये ऑप्शन 4 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 बिलोंग्स टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें एक स्टैटिक सिस्टम दे रखा है, यानी कि चल नहीं रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है। तो ये मास m होने की वजह से mg मास हमें 1 kg दे रखा है। आपको बताना है कि ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका कंपोनेंट तोड़ना होगा, एक डायरेक्शन में जितने भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनते हैं। तो अगर ये T2 है तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा जिसे हम लिखेंगे T2 साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ है, और उसी का यहाँ कंपोनेंट आएगा T2 कॉस 30 डिग्री, T2 कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पे T2 साइन 30 डिग्री। अगर हम इनका कंपोनेंट तोड़ते हैं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसे लिखेंगे T1 साइन कॉस 60 डिग्री, और इधर आएगा इसका कंपोनेंट T1 साइन 60 डिग्री। अब ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होता है कि एक साइड का फोर्स अपोजिट साइड के फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि नेट फोर्स ऑन दैट डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि T1 कॉस 30 T1 कॉस 60 डिग्री इक्वल होना चाहिए T2 कॉस 30 के, T2 कॉस 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ऐसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो T1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू T2 इंटू √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा T1 इज इक्वल टू √3 इंटू T2। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। दूसरा इक्वेशन ये बनेगा कि इधर के सारे फोर्स नीचे के बराबर होगा, यानी कि दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे T2 साइन 30 डिग्री प्लस T1 साइन 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू mg के बराबर होना चाहिए। अगर mg के बराबर है तो हम यहाँ पे T2 T1 की वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। T1 की जगह पुट कर देते हैं इतना, यानी कि T2 साइन 30 1/2 और प्लस T1 की जगह हम √3 इंटू 2 पुट कर देते हैं T2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। मास हमें 1 दे रखा है, जी हमें 10 लेना है, तो इक्वल टू 10 लिखेंगे। अब यहाँ से T2 की वैल्यू आराम से आ जाएगा, देखिए कितना T2 प्लस नीचे से 2 कॉमन लेके इधर लेके गए तो इसकी वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगा, और ये √3 हो जाएगा, तो 3T2 इज इक्वल टू हम 20 लिखेंगे, और इसे हम 4T2 लिखेंगे। तो 4T2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, यानी कि T2 इज इक्वल टू 20/4 यानी कि 5 न्यूटन आएगा। ये T2 मिल गया, इसमें पुट करेंगे तो T1 की वैल्यू 5 और 3 आ जाएगा।
तो लिखेंगे कितना 5√3, ये T1 की वैल्यू आ गई। अगर हम दोनों को मैच करें तो ऑप्शन 4 जो है मैच करेगा T1 T2 की वैल्यू। ये एक ऑर्डिनरी मेथड है। दूसरा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मेथड होता है लामीज थ्योरम जो मैथमेटिक्स में बताया जाता है और वो वेक्टर में पढ़ाया जाता है। बेसिकली अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और तीनों का एंगल हमें पता हो, यानी कि ये F1 और ये इसके सामने अगर एंगल अल्फा हो, ये F2 और इसके सामने एंगल इधर बीटा हो, और ये F3 इसके सामने अगर एंगल गामा हो, तो इस्लामिक थ्योरम में हमें ये पता चलता है कि F1 बाई साइन अल्फा इक्वल होता है F2 बाई साइन बीटा इक्वल होता है F3 बाई साइन गामा। इसे हम लामीज थ्योरम कहते हैं। जब कोई पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्स लगते हैं और ये तीनों एंगल हमें पता रहता है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं और आप यही अप्लाई कर सकते हैं। एक फोर्स इधर T1, एक फोर्स इधर T2, एक फोर्स इधर T3 mg। टोटल एंगल आप पता चल कर सकते हैं 90 डिग्री होगा, क्योंकि 60 प्लस 90, 60 प्लस 30 90 है, तो ये 90 हो गया। वैसे आप ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके सामने हो गया, और इसके सामने के लिए ये एंगल टोटल कम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप 1/1 अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख के दो को एक साथ ट्रीट करेंगे तो आपको F1 F2 F3 तीनों की वैल्यू मिल जाएगा, जिसमें T1 और T2 केवल कैलकुलेट करना है। दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंस लगे। क्वेश्चन नंबर 9 बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, जिसमें हमें आखिरी में चल के इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड जो है बताया जाता है। अगर हमें पता हो कि एक सोलिनॉइड का लेंथ L है, एरिया A है और उसका अंदर जो है वैक्यूम है, तो उसका जो इंडक्टेंस होता है वो L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर L लिखते हैं। ये ध्यान रहे कि स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन ये फॉर्मूला में म्यू नॉट होता है। ये कब होता है? क्योंकि हमें सॉलिनॉइड का जो बेसिकली स्ट्रक्चर बताया जाता है यही होता है कि किसी कॉइल को हम ऐसे बाउंड कर देते हैं तो उसी को हम वो इंडक्टर कहते हैं, जिसका हम इंडक्टेंस ये कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ पे केवल वाइंडिंग किए रहते हैं, तो वो केवल जो है या तो एयर या तो वैक्यूम ही कंसीडर करते हैं उसके बीच में। बट यहाँ पे मटेरियल भरा हुआ है, और मटेरियल जब भरा हुआ है तो इसमें जो हम म्यू की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो म्यू नॉट नहीं होगा। इंडक्टेंस बेसिकली हमें लिखना पड़ेगा म्यू एम, उस मीडियम का परमिबिलिटी ऑफ मीडियम एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ऐसा लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पे अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ये वैक्यूम के लिए होता है। अगर यहाँ पे लिखना है तो हमें म्यू एम एन इंटू आई लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो एक इंफॉर्मेशन होता है हमें याद रहना चाहिए कि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपन म्यू नॉट होता है। तो हमें रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखा है जिसकी वैल्यू 2 है, तो हम लिखेंगे कितना म्यू एम इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट। ये बेसिकली परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के लिए है। अब हम मैनिपुलेशन करके इसमें कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे U इज इक्वल टू, इसका हमें एरिया दे रखा है, ये सर्कुलर सेक्शन होता है तो पाई आर स्क्वायर को हम एरिया ए बोल सकते हैं, और लेंथ जो है वो एल दे रखा है। ध्यान से देखिए, अगर हम हाफ लिखते हैं इंटू एल की वैल्यू कितना लिखेंगे, यानी कि म्यू एम एन स्क्वायर, और देखिए ध्यान से ये पाई आर स्क्वायर को हम एरिया बोल सकते हैं, तो ए इंटू एल लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम म्यू एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ए नज़र आना चाहिए हमारे ऑप्शन में। तो यहाँ पे ए तो है लेकिन हमें बी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो हम ऊपर म्यू एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं म्यू एम से, तो नीचे भी म्यू एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब म्यू एम स्क्वायर बन गया, तो लिखेंगे 1/2 म्यू एम इंटू में म्यू एम का स्क्वायर और ए इंटू
एन स्क्वायर और उसके बाद ये आई स्क्वायर पहले से था, आई स्क्वायर और ए इंटू एल, ये बाहर चले गए। अब ध्यान से देखिए, इतना जो है बी के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए इंटू एल अपन में 2 म्यू एम की वैल्यू हम लिखेंगे 2 म्यू नॉट, तो यहाँ पे 2 म्यू नॉट। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर ए इंटू एल और अपन में 4 म्यू नॉट। ये हमारे पास एनर्जी स्टोर आता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ दैट इंडक्टर, जो आपको ऑप्शन 4 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिलोंग्स टू सरफेस टेंशन चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि दो वाटर का ड्रॉप है, आइडेंटिकल है, वो दोनों जो है कोलैप्स कर रहा है, यानी कि वो दोनों कंबाइन होके एक वाटर का ड्रॉप बन जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा, तो आपको बताना है कितना एनर्जी रिलीज होगा। उस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि एनर्जी फॉर एनी ड्रॉप जो है U इज इक्वल टू ए इंटू टी लिखते हैं। ये एक छोटे से डेरिवेशन से आता है, हमें याद रखना होता है कि सरफेस टेंशन कितना है और उसका सरफेस एरिया कितना, मल्टीप्लाई करने से उसका सरफेस एनर्जी आ जाता है। तो अगर हम इनिशियल बात करें, अगर रिलीज हो रहा है तो यू इनिशियल और यू फाइनल, तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो एनर्जी रिलीज हमें मिल जाएगा। तो यू इनिशियल की वैल्यू कितना लिखेंगे, एरिया इंटू सरफेस टेंशन। एरिया कितना, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू इंटू सरफेस टेंशन। ये एरिया हो गया, ये सरफेस टेंशन हो गया, ये तो केवल एक ड्रॉप का है। इंटू 2 करेंगे तो दोनों के वजह से आ जाएगा, जिसकी वैल्यू लिखेंगे 8 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जब कोलैप्स कर रहे हैं तो इनका एक बड़ा रेडियस बनेगा, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एरिया लिखने के लिए कैपिटल आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमें आर दिया नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो समझिए, जो टोटल वॉल्यूम होगा इनिशियल और फाइनल वो कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि वाटर ड्रॉप तो उतना ही रहेगा। तो हम वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम कंजर्वेशन से हमें मिलेगा V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल। तो V इनिशियल कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो एक का हो गया, इंटू 2 करेंगे इक्वल टू फाइनली कितना, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जितने लोग कैंसिल आउट हो रहे हैं कर दीजिए, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 को इधर लेके आएंगे तो इसका कैंसिल आउट होगा, यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 पे पावर 1/3 हो जाएगा और इंटू आर, यानी कि जो नया वाला वाटर ड्रॉप है उसका रेडियस हमें इतना मिल रहा है। तो अब इसका रेडियस मिल गया तो एनर्जी भी लिख सकते हैं, यू फाइनल इज इक्वल टू लिखेंगे एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू इतना है, यानी कि 2 पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन, वही क्योंकि नेचर ऑफ वाटर फाइनली और इनिशियली वही है, बदल ही नहीं रहा है, तो सरफेस टेंशन इतना ही। इसको हम लिखेंगे तो कितना, 4 पाई आर स्क्वायर 2 पे पावर 2/3 इंटू टी, ये फाइनली हमें मिल गया। तो अब हम इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। इनिशियल में से फाइनल अगर घटाते हैं, डेल्टा यू, बेसिकली ये इनिशियल माइनस फाइनल हम लिख रहे हैं। तो इनिशियल कितना, 8 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, 4 पाई आर स्क्वायर टी, 4 पाई आर स्क्वायर टी। अब इनिशियली हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे 2 पे पावर 2/3, यही हमें ऑप्शन में दिखेगा, फोर्थ ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 बिलोंग्स टू एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि जो बोर मॉडल है, उस बोर मॉडल में हाइड्रोजन लाइक हीलियम जो Li++ आयन है, उसका ग्राउंड स्टेट में रेडियस अगर आपको इस फॉर्मेट में मिल रहा है तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू कितना होगा।
तो यहाँ पे हमें जो ए नॉट दे रखा है वो बेसिकली बोर रेडियस है। बोर रेडियस क्या होता है समझिए, व्हेन n इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1, जो हमारे पास रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट है उसी ऑर्बिट को बोर ऑर्बिट कहते हैं या बोर रेडियस उसका बोलते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल, ये फॉर्मूला हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए अप्लीकेबल होता है। इतना जो है रेडियस होता है एंजियोस्पर्म में। तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो बेसिकली r की वैल्यू जो है हमें n इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 पुट करने पे 0.529 एंजियोस्पर्म आता है। इसको हम बोर रेडियस कहते हैं और इसकी वैल्यू ए नॉट दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस फॉर्मेट में Li++ आयन का कितना होगा। हमें पता रहना चाहिए अगर ये ग्राउंड स्टेट है तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, लेकिन लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो z इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और अपन में 3 लिखेंगे। अगर ऐसा है तो ये हमारे पास ए नॉट हो गया, ए नॉट और अपन में 3 लिखेंगे, मतलब कि 1/x के जगह हम 3 लिखेंगे और x की वैल्यू 3 हमारा आंसर होगा जो करेक्ट ऑप्शन 1 में है। क्वेश्चन नंबर 12 सेमीकंडक्टर चैप्टर से, जिसमें हमें ये एक डिजिटल सर्किट दे रखा है जो लॉजिक गेट से ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो हमें बताया जाता है कि ये जो भी लॉजिक गेट होता है उनका एक फंडामेंटल आउटपुट होता है। वो आउटपुट हमें पता रहना चाहिए। अगर ये और गेट है तो ये नॉर गेट हो जाएगा, अगर ये और गेट है और ये एंड गेट है ये और गेट बट ये बबल लगने से नॉर गेट, ठीक है। ये हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। इसको हम नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट का काम होता है कि सिग्नल 1 को 0 करना और 0 को 1 करना। तो जब हम इसको 1 1 सिग्नल दे रहे हैं तो आपको पैटर्न रीड करके बताना P और Q का आउटपुट कितना होगा। तो समझिए इसको हम अगर 1 देते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 सीधे सीधे 1 आएगा। एंड गेट का काम होता है क्या, 1 इंटू 1 A इंटू B करना, बट ये नॉट गेट होने की वजह से नैंड गेट है तो 1 इंटू 1 का बार होगा, 1 इंटू 1 की वैल्यू 1, 1 बार की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये 1 है तो जंप करके सीधे 1 आ रहा है, लेकिन ये नॉट गेट होने की वजह से 0 बन जाएगा। यहाँ पे भी 1 आ रहा है लेकिन नॉट गेट होने से 0 हो जाएगा। अब ये 0 + 0 और गेट का काम होता है ऐड करना, तो 0 + 0 की वैल्यू 0 होगा, तो इसको इनपुट में 0 मिल रहा है। अब यहाँ देखिए अगर ये 0 है तो इसको 0 मिल रहा है, ये 0 जंप करके आ रहा है लेकिन नॉट गेट होने की वजह से 1 बन जा रहा है। अब ये 0 ऐसे जंप करके जा रहा है तो यहाँ पे 0 ही है। ये एंड गेट है, एंड गेट का काम होता है 0 इंटू 0 A इंटू B करना, तो P की वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। अगर ये 0 है तो 0 ही है, ये 1 है तो 1 और 0 को ऐड करेगा, और गेट का काम होता है ऐड करना, लेकिन ये नॉट गेट होने की वजह से बार लगेगा। 1 + 0 की वैल्यू 1 होगा और 1 बार की वैल्यू 0 लिखेंगे। इसका मतलब P और Q दोनों का जो रिजल्ट है वो आउटपुट में हमें 0 और 0 मिलेगा। तो यह आपको ऑप्शन 3 में दिख रहा होगा, दोनों की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 13 एक वेव प्रॉब्लम है जो स्प्रिंग वेव में हमें बताया जाता है कि किसी भी वेव का हम इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लिखते हैं। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में बता रखा है कि वेवलेंथ इतना है और जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में 1.2 सेंटीमीटर 0.3 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, और ये जो वेव का वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस वेव का जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इक्वेशन होगा वो आइडेंटिफाई करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये बेसिकली हम इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब पार्टिकल ऐसे SHM करता है वाई डायरेक्शन में तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसी को हम वो एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसे हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता रहना चाहिए कि किसी भी वेव को एक जनरल फॉर्मेट यानी कि y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें पता रहना चाहिए इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको हम वेव नंबर कहते हैं, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और ये टाइम होता है। यहाँ पे ये जो वेव है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
तो के का कोफिशिएंट एक्स वही बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो वहाँ पे एक्स ही नज़र आ रहा है, इसका मतलब हम इससे एलिमिनेट नहीं कर सकते। बट हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे जो एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल है जिसको पी कह रहा है, वो पी जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में है, यानी कि ऊपर है। अगर ऊपर है तो ये ग्राफ ऐसा हमारे पास एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे दिखेगा, मतलब कि कॉस थीटा की तरह। अगर साइन थीटा होता तो उसका तो जीरो पे एक्स इज इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल का यहाँ से ही शुरू होता है, तो ब्लू वाला हमारा साइन थीटा के लिए होता है। इसका मतलब जो हमारा इक्वेशन होगा इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग में वो कॉस थीटा की तरह होना चाहिए। तो ये साइन नहीं कॉस के फॉर्मेट में लिखेंगे, और इससे आप ऑप्शन 3 को रिमूव कर सकते हैं। वो गलत है क्योंकि वहाँ पे साइन थीटा है और ये हमें कॉस थीटा के फॉर्मेट में मिल रहा है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे जो k है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। k इज इक्वल टू 2π/λ होता है, 2π/λ होता है। तो 2 इंटू 3.14 और अपन में लैम्डा की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेटेड है ऑलरेडी हमारे पास। इसकी वैल्यू जो है 2π/λ हमारे पास 0.83 आ रहा, 0.83 है। और ये 0.83 से आपको ये पता चल जाएगा कि जो k का कोफिशिएंट है 0.83, इसमें केवल और केवल ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 1 और 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर एलिमिनेट कर दिए तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन 2 ही सही होगा। तो अगर 2 सही होगा लेकिन बाकी पैरामीटर जो हमारे पास है ये ओमेगा टी का कोफिशिएंट वो मैच करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। ओमेगा इज इक्वल टू अगर 2πf होता है तो आपको पता रहना चाहिए कि एफ वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखते हैं। तो यहाँ से f इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। यहाँ से वेलोसिटी को डिस्टेंस अपन टाइम लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस अपन टाइम इंटू लैम्डा लिख सकते हैं। डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना 1.2 सेंटीमीटर, टाइम दे रखा है हमें कितना 0.3 सेकेंड, और लैम्डा दे रखा है हमें कितना 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमें हर्ट्ज यानी कि सेकेंड इनवर्स में ही मिलेगा। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 0.53 आएगा, और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 0.53। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमारे पास वैल्यू आएगा 3.3284, और जब इतना आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 3 पॉइंट इसको आप 3.5 बोल सकते हैं। हालांकि 3 लिखेंगे लेकिन 5 के करीब है, तो इसका मतलब टाइम का कोफिशिएंट ये ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। हमें पहले ही पता चल गया था यहाँ से कि ऑप्शन 2 करेक्ट है, बट ये भी आप देख सकते हैं कि मैच कर रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 14 बिलोंग्स टू मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर, जो हमें यहाँ पे बताया जाता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से वो पार्टिकल जो है डेविएट हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपना पाथ स्ट्रेट लाइन बदल लेता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। आपको बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन जिसके पास चार्ज ई है, मास m है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसके पास इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड इतने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो उसका जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो चेंज हो जाएगा। तो आपको बताना है कि अगर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे लैम्डा नॉट है तो लैम्डा नॉट के टर्म्स में आपको t इज इक्वल टू टी पे कितना मिलेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो बताना है। तो अगर आपको ये पता है कि पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है तो ये एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, यानी कि यहाँ पे फोर्स वेक्टर, वो इससे और इससे दोनों के परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, और ये हमें पता भी है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स और
वेलोसिटी दोनों लोग परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे मैकेनिकल पावर जीरो होगा। मैकेनिकल पावर का मतलब होता है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी मिलता है। एफ डॉट वी का मतलब अगर दोनों लोग परपेंडिकुलर है तो एफ बी कॉस 90 लिखेंगे। कॉस 90 की वैल्यू जीरो, इसका मतलब मैकेनिकल पावर जो है मैग्नेटिक फील्ड के पास जीरो होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल का कोई वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाएगा। ये क्यों नहीं कर पाएगा, देखिए ध्यान से। अगर पावर है तो P इज इक्वल टू होता है W/T, और पावर है जीरो, इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू जीरो है। मतलब कि ये है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन नहीं कर पा रहा है। अगर वर्क डन नहीं कर पा रहा है तो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब ये होता है कि या तो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होगा या तो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर होगा। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में केवल एक ही चार्ज पार्टिकल है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। यानी कि जो वर्क डन कर रहा है वो वर्क डन जो है किधर जाना चाहिए, वो काइनेटिक एनर्जी में जाना चाहिए। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है, ये वर्क डन अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगा। चेंज नहीं होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो उससे ये देखिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, और p इज इक्वल टू लिखते हैं हम mv। तो p इज इक्वल टू mv। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट मिल रहा है। फाइनली जो है न तो चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का मास बदल सकता है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब फाइनली भी यही टर्म लिखेंगे। मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू टी पे भी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो लैम्डा नॉट ही होगा। जो आपको ऑप्शन 1 में मिलेगा वही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 बिलोंग्स टू रे ऑप्टिक्स चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है रेशियो। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो ये ऑर्डिनरी मेथड से जो आएगा आपके पास रेशियो आंसर बिल्कुल आ जाएगा, बट वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि एक क्लास 10th में पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट जो है उसके बिहाफ पे भी सॉल्व किया जा सकता है, बट आप स्टेप वाइज उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आपको बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से यही बोलेंगे कि क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन पेपर जो है वो काफ़ी लेंदी आ गया, जबकि आपको यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप ऑर्डिनरी मेथड से जाएंगे, कम से कम 8-9 मिनट लगेगा और वो जो है बेवकूफ़ी हो जाएगी। आप कुछ समझिए करना क्या है। पहले हमें दे रखा है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एक बार जो है कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है और दूसरी बार में कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो दोनों के केस में u इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। हमें कैलकुलेट करना है कि वही ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, और इस केस में और इस केस में, दोनों केस में जो इमेज बन रहा है उन दोनों का जो हाइट होगा उसका रेशियो बताना है। यानी कि कॉन्वेक्स वाले को 1 बोल रहे हैं और कॉन्केव वाले को हम 2 बोल रहे हैं। तो यहाँ पे h1/h हाइट ऑफ इमेज इन केस ऑफ पहला वाला, इन और हाइट ऑफ इमेज इन केस ऑफ दूसरे वाले में जो रेशियो आएगा वही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए आप जाएंगे कहाँ पे, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये पता है तो मैग्निफिकेशन से आपको हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा, और ये h0 जो है कंसीडर कर रहे हैं कुछ भी तो आपको रेशियो में वह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है स्मार्टली अप्रोच करिए क्या, कि अगर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इधर है इतना और इधर है इतना, ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ केवल मैग्निफिकेशन है, यहाँ पे रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो साइन अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि अगर HI/H0 इज इक्वल टू इतना है तो एक केस में हम जो बोलेंगे HI/H0 दूसरे केस में भी उतना ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसका रेशियो कर रहे हैं, अपन में H0 न्यूमरेटर में भी मिलेगा और अपन में H0 डिनोमिनेटर में मिलेगा,
दोनों केस में H0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Hi1 और अपन में Hi2 बचेगा। ठीक है, जब हम दूसरी साइड में करेंगे तो पहले केस में भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम है और दूसरे केस में भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब ये है कि जो बचेगा वो V1/V2 बचेगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों लोगों को दोनों केस में डिवाइड करते हैं तो एक तरफ LHS में हमें ये मिलेगा और दूसरे तरफ RHS में V1/V2 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमें कैलकुलेट करना है दोनों का रेशियो जो हाइट ऑफ इमेज है वो जस्ट बराबर है किसके, दोनों केस में इमेज का डिस्टेंस। यानी कि आप बार बार यहाँ मैग्नीफिकेशन पे नहीं जाएंगे, सीधे सीधे आप दोनों केस में इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करिए और डिवाइड कर दीजिए, इससे काफ़ी टाइम बचेगा। दूसरा, आपको ये भी फॉर्मूला पता होगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। उससे बेटर ये होता है कि आप ये इस्तेमाल करिए v इज इक्वल टू UF/u+f। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस रहेगा इन केस ऑफ मिरर। जब यही चीज़ हम लेंस के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो मिरर के लिए v इज इक्वल टू उफ बोलिए, बट नीचे जो है माइनस रहेगा, क्योंकि आपके उस फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, उफ बोलते हैं तो जस्ट आप साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करिए, आपको इमेज मिल जाएगा। तो इसे हम दो केस में हम हैंडल कर रहे हैं। अगर V1 कैलकुलेट करते हैं तो V1 के लिए U कितना, U जो है 18 सेंटीमीटर है, लेकिन U हमेशा निगेटिव होता है, माइनस का 18 लिखेंगे। और फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, तो दोनों का फोकल लेंथ आएगा कितना, इसी का हाफ यानी कि 6 सेंटीमीटर। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो फोकल लेंथ होता है वो राइट साइड में होता है, इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा प्लस में, अपन में -18 और माइनस का 6 लिखेंगे। इसे अगर सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू -18 इंटू 6 और अपन में कितना माइनस का 24। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 4 और 4 को हम माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिए और 18/4 को 9/2 लिखेंगे। तो 9/2 सेंटीमीटर आएगा किसका, V1 का वैल्यू। ठीक है, सेम यही काम हम दूसरे के लिए करेंगे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो V2 इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगेन -18 उतना ही रहेगा, लेकिन कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट में होता है, तो इसका मतलब, और इसका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, तो इसके लिए माइनस का 6 लिखेंगे। अपन में -18, माइनस तो पहले से था, ये फोकल लेंथ का माइनस एक बार और लगाएंगे, और इस बार अगर लिखते हैं तो लिखेंगे प्लस का 18 इंटू 6, और अपन में -18 प्लस 6 की वैल्यू -12 होगा। इसका मतलब ये है कि 6 अपन में 12 है तो 2 इंटू 9, मतलब कि इसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ रहा है, इसमें माइनस में आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। तो V1/V2 अगर वैल्यू पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में कितना, न्यूमरेटर में 9/2 और अपन में डिनोमिनेटर में कितना 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/2। इसका मतलब ये है कि जो दोनों इमेज का हाइट का रेशियो है Hi1/Hi2, उसकी वैल्यू 1/2 आ रहा है, और ये आपको ऑप्शन 2 में मिल जाएगा, वही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 इज बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बट लिस्ट 1 में दिया गया सारा फिजिकल क्वांटिटी हीट ट्रांसफर चैप्टर से है, और आपको कंपेयर करना है कि लिस्ट 2 में किससे इसका मैचिंग कर रहा है यूनिट का, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। इसमें जो सबसे पहले आपको पता रहे उससे जो है उसका मैचिंग करिए, उसके बाद जो है किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। समझिए, हमें सबसे आसान लगता है सबसे पहले यहाँ पे लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू Q/L। सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। अगर कोई सब्सटेंस है जिसके पास मास m है, इसको अगर आप हीट एनर्जी दीजिए तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि इस सब्सटेंस का जो हीट एनर्जी इस सब्सटेंस को हम दे रहे हैं वो हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है, इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने में। ठीक है, तो ये सिंपली एक हीट एनर्जी है। लेकिन जब हम इसको ज़्यादा गर्म करेंगे और ये एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा जहाँ पे मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा, तो अगर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये इस आपका स्टेट बदलना शुरू हो जाएगा और ये लिक्विड बनने लगेगा।
यानी कि जिस टाइम पे ये सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा, उस टाइम पे जब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर जो इधर है T0, वही T0 लिक्विड का भी होगा, तब तक रहेगा जब तक कि पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज ना हो जाए। यही हीट एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हीट एनर्जी जा कर रहा है फेज को चेंज करने में। तो जो हीट एनर्जी किसी फेज का स्टेट चेंज करने में लगा हो, उसी हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो उसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना हीट एनर्जी हम सप्लाई दिए, कितना उसका मास है, उसी को डिवाइड करने से लेटेंट हीट होता है। इसका मतलब लेटेंट हीट का जो एनर्जी यूनिट होगा, क्यू हीट एनर्जी है, जूल होगा, और मास केजी पे इनवर्स होगा। इसका मतलब जूल पर केजी इनवर्स आपको सी का पहला मैचिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 और 2 तो गलत हो गया, ठीक है। तो बचा 3 और 4। 3 4 में जो डिफरेंट आपको दिख रहा हो सबसे पहले उसको हिट करिए। तो इसमें हालांकि 3 में ए बी और डी तीनों में ऑप्शन अलग अलग दे रखा है, तो तीनों में से किसी एक को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर चेक करें थर्मल कंडक्टिविटी को, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो बेसिकली हमें पता रहना चाहिए, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू होता है के ए डेल्टा टी और अपन में एल। ये कहाँ से आता है वो समझिए। अगर हमारे पास कोई ऐसे लेंथ कंडक्टर है जिसके पास एरिया ए है और लेंथ एल है और टेम्परेचर में डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, तो यहाँ से यहाँ हीट एनर्जी फ्लो करेगा। वो हीट एनर्जी कितना फ्लो करेगा और किस रेट से करेगा, उसी को हम ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। हालांकि माइनस में होता है, कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे हमें यूनिट निकालना है, ठीक है। तो हमें इस के को एक रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस होता है करंट को अपोज करता है और कंडक्टेंस होता है जो करंट को सपोर्ट करता है, वहीं यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है ये बताता है कि कोई कंडक्टर कितना आसानी से हीट फ्लो करा सकता है, वही ये के होता है, ठीक है। तो इस के का अगर हम यूनिट कैलकुलेट करें तो समझिए बाकी सब पैरामीटर को एलएचएस में लाइए। तो पहले से न्यूमरेटर में क्यू है यानी कि जूल लिखेंगे, अपन में टी है यानी कि सेकेंड इनवर्स लिखेंगे, ये एल इधर आएगा तो इनटू में एम मीटर लिखेंगे, ये एरिया है अपन में मीटर स्क्वायर आएगा, ये डेल्टा टी टेम्परेचर है तो अपन में केल्विन आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो मास एक कैंसिल आउट हो, सॉरी मीटर एक कैंसिल आउट होगा, मीटर ऊपर जाएगा तो लिखेंगे जूल पर सेकेंड इनवर्स पर मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स। इसका मतलब यही यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है जो आपको डी का मैचिंग होना चाहिए 4 से। इसका मतलब 4th ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और बाकी भी समझ सकते हैं। बाकी होता है हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। हीट कैपेसिटी को समझने के लिए पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ लेते हैं। Q इज इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। ये क्या होता है वो समझिए। S इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी अगर लिखते हैं तो कोई अगर हमारे पास बॉडी है जिसके पास मास m है, इसको हम कितना हीट एनर्जी दिए, इसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। यानी कि कितना हम हीट एनर्जी दिए पर यूनिट मास को, जब हम किसी भी बॉडी को मास इज इक्वल टू 1 kg लिखें या 1 ग्राम लिखेंगे तो हम सीजीएस में बात कर रहे हैं। अगर एसआई यूनिट में बात कर रहे हैं तो मास इज इक्वल टू 1 kg और 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो हीट एनर्जी लगता है उसी को हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कहते हैं। ये हमें ये बताता है कि कोई बॉडी जो है कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, यही बताता है, ठीक है। तो इसको हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट अगर कहते हैं या कैपेसिटी कहते हैं तो इसका यूनिट होगा एस इज इक्वल टू ये जूल, ये मास यानी कि केजी इनवर्स और ये टेम्परेचर यानी कि केल्विन इनवर्स। इसको हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट यानी कि इसकी वैल्यू जो है बी का मैचिंग होना चाहिए तीसरे के साथ, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। बचा एक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, तो सेम यही चीज होता है लेकिन यहाँ पे मास का 1 kg यूनिट होना जरूरी नहीं है, एक यूनिट होना जरूरी नहीं है। कितना बॉडी है उस बॉडी का हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जितना हीट एनर्जी देते हैं उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। सिंपली हम बोलेंगे कि जो H इज इक्वल टू होता है वो Q इज इक्वल टू डेल्टा टी होता है।
यहाँ पे मास नहीं रहता है, मतलब कि कितना बॉडी का मास है डजंट मैटर, उसको कितना हीट एनर्जी दिए ताकि उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज हो गया, उसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसका बेसिकली जो यूनिट होना चाहिए जूल पर केल्विन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ए का जो मैचिंग है वो दूसरे के साथ होना चाहिए, जो फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। इस प्रॉब्लम में दे रखा है दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और सेपरेशन इनका 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को देख करके आपको खुद को समझ जाना है कि अगर ये दोनों प्लेट सेम चार्ज के होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों लोग डिफरेंट चार्ज के हैं। अगर दोनों लोग डिफरेंट चार्ज के तभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस माइनस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, ठीक है। एक ये लार्ज प्लेट है, ठीक है। अगर लार्जर प्लेट है तो हम उसके कंपेरेटिवली इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अगर हम इस ग्रीन बोर्ड को हम एक लार्ज शीट बोले तो बहुत नज़दीक अगर हम रहेंगे तो इस पॉइंट को हम लगभग इनफाइनाइट शीट कंसीडर करेंगे इस पॉइंट के केस में, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों लार्जर प्लेट है तो इसको हम इनफाइनाइट शीट कहेंगे, और इनफाइनाइट शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको याद रखना कितना सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। फिर आपको ये रिलेशन पता रहना चाहिए, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा भी होता है, और इसे हम कई फॉर्मेट में लिखते हैं। डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर लिखते हैं, या E इज इक्वल टू माइनस का dV/dr लिखते हैं, ठीक है। तो इसी में से हमें एक चीज़ पता रहना चाहिए, और वो फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ हमें ये भी पता रहना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसे हम पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं और इसे हम निगेटिव चार्ज कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने से यहाँ से यहाँ जब मूव करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटता है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि ये ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जो 3, 4, 5 सेंटीमीटर का डायमेंशन पॉसिबल है, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए कि मिनिमम ट्राइंगल का जो डायमेंशन होता है वो 3, 4, 5 का रेशियो होता है। तो ये 3 है, 5 है, ये 4 सेंटीमीटर है, यहीं से हमें 37 और 53 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलता भी है, ठीक है। ये अगर 44 सेंटीमीटर है तो जब आप ए से बी आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आप यहाँ से यहाँ नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में आपको वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर मूवमेंट भी मिल रहा है। तो पोटेंशियल का यहाँ से यहाँ में कोई चेंज नहीं होगा, केवल और केवल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने से चेंज मिलेगा। मतलब कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस में जो डेल्टा आर है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो हम मैनिपुलेट करते हैं, समझिए थोड़ा। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे तो बेसिकली दो बार ये लिखेंगे, दो बार ऐड करेंगे तो सिंपली हमें सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो हम V इज इक्वल टू लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 10/100 मीटर है, 10/100 मीटर। हम केवल और केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन पुट नहीं करेंगे, ठीक है। और रही बात कॉस थीटा का, तो जब हम डायरेक्शन केवल पैरेलल फिक्स कर दिए तो इधर से इधर जा रहे हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि थीटा कितना मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो V इज इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा/10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं V1, V2 बोल देते हैं। V2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो था सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन इस बार डिस्टेंस कितना है 4/100 है, तो 4/100 मीटर लिखेंगे, और इसमें से 10 अगर इसको दे देते हैं तो सिग्मा/10 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और यहाँ पे 4/10 बचेगा। इतना हमारा पोटेंशियल आया, इसकी वैल्यू तो V है। इसका मतलब हम यहाँ पे V2 इज इक्वल टू लिखेंगे V और इंटू में 2/5 लिखेंगे। मतलब कि हमारा जो
यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली 2v/5 आ रहा है, जो आपको ऑप्शन 3 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर एंड ये जो है असर्शन रीजन टाइप प्रॉब्लम है। इसमें हमें असर्शन दे रखा है कि नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द ऑब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है वो समझिए कि पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो अगर एक प्लस है तो दूसरा वाला माइनस है, तो यहाँ पे एक डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे है उसमें डाइलेक्ट्रिक डाइपोल का जो है डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो आइसोकोरिक का सॉरी आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि हर एक पोर्शन पे जो इनका रैंडमनेस है वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या जीरो नहीं होता है इवन इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं रहेगा तो क्या इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या करता है, इन सारी डाइपोल मोमेंट को एक अलाइनमेंट में कर देता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सारे डाइपोल मोमेंट इधर उधर रैंडमनेस होंगे, और रैंडम अगर होगा तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो जीरो आएगा। तो इसका मतलब जो असर्शन है वो हम फॉल्स कहेंगे, ठीक है। जबकि इन्होंने बोला है क्या, नॉट जीरो इवन इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड, तो हमारा ये जीरो होता है, इसलिए गलत होगा। रीजन पढ़ते हैं। इन अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफरेंट permanent dipoles of a polar dielectric substance are oriented in a random direction। यही सेम चीज है कि अगर absence of electric field है तो जो भी ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या रैंडम होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, रैंडम ही होता है, ठीक है। तो अगर ये रैंडम है तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो रीजन है वो ट्रू है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आप जो है ऑप्शन 3 को सही कहेंगे कि ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 बिलोंग्स टू रे ऑप्टिक्स चैप्टर, जिसमें हमें ये एक लेंस दे रखा है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, जिसकी वैल्यू 1/6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि इसका जो पावर है वो पावर चेंज किए बिना आपको एक ऐसा बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाना है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 बराबर ना हो। तो उसका जो R1 और R2 है उसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, वही आपको करेक्ट ऑप्शन में से पिक करना है। तो बेसिकली हमें पता रहना चाहिए कि लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसमें हम साइन कन्वेंशन पुट करते हैं, और पावर ऑफ लेंस जो है बेसिकली 1/f होता है, और ये इन केस ऑफ लेंस होता है, मिरर के केस में अलग होता है। तो हमें अगर ये पता है तो सबसे पहले हम पावर इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर कैलकुलेट करने का मतलब यही होता है कि 1/f कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लिखेंगे यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम। कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको हम म्यू एल ही भी बोल देते हैं, और सामने कोई भी इसके सराउंडिंग में मीडियम उसे हम म्यू एम बोल देते हैं। तो म्यू एल बाई म्यू एम में कोई चेंज नहीं होगा, -1 ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें 1/r और 1/r लिखेंगे। तो लेकिन जब हम साइन कन्वेंशन पुट करते हैं तो हमें कंसीडर करना होता है कि इंसिडेंट रे किसी साइड से आ रहा होगा। हम किसी भी डायरेक्शन से कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप इधर से अगर ले लेते हैं, इसे आप R1 कहिए और इसे आप R2 कहिए। पहला वाला जो मिल रहा है वो R1 है, दूसरा वाला जो मिल रहा है वो R2 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर R1 है तो R1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ से हम R1 को मेजर करने जाएंगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। जब हम R2 को मेजर करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसको मेजर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चलना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको निगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 1/+ का R और माइनस में 1/- का R, और ये माइनस माइनस इसे प्लस बना देगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2/r हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे 2/r, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये r की वैल्यू भी हमें पता है कितना, 1/6।
तो ये 1/6 को ऊपर लेके जाएंगे, 2 इंटू 6 करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिंपली हम 1/f की वैल्यू कितना लिखेंगे, 12 इंटू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1। इतना अगर हम लिखते हैं म्यू एल बाई म्यू एम और माइनस में 1, तो ये 1/f की वैल्यू है। अब नए वाले के लिए लिखते हैं, नए वाले के लिए लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम -1। ये तो वही रहेगा क्योंकि जब हम लेंस को बाइकॉन्वेक्स से बना रहे हैं, उसी मटेरियल का बना रहे हैं, ठीक है, तो वो मटेरियल वही रहेगा, सराउंडिंग वही रहेगा। और यहाँ पे लिखेंगे 1/r1 और कितना प्लस का लिखेंगे 1/r2। क्यों, वही सेम साइन कन्वेंशन, इसको हमने प्लस लिया और इसको हमने माइनस लिया, तो प्लस का 1/r2 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये 1/f की वैल्यू इतना है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, लिखेंगे कितना, 12 इंटू म्यू एल बाई म्यू एम -1 इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम -1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, ये खत्म। इसका मतलब ये है कि 1/r1 प्लस 1/r2 मस्ट भी इक्वल होना चाहिए किसके, 12 के बराबर होना चाहिए। और आप जो है यहाँ पे देखेंगे एक एक बार चारों ऑप्शन को पुट करेंगे, R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू, तो जब पहला ऑप्शन पुट करेंगे तो केवल और उसमें उसी में मिलेगा आपको 1/5 यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 1/7 यानी कि 7 ऊपर चला जाएगा, 7 + 5 यानी कि 12 सेंटीमीटर केवल ऑप्शन 1 से पॉसिबल है और किसी से नहीं, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इज बेस्ड ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें जो है दो अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है, जो भी उसके पैरामीटर है M1 और M2 दोनों का जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसका रेशियो आपको बताना है कि कितना होगा। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है तो सबसे पहले एक बात बस याद रखना है, तो हमें कभी भी जल्दी याद नहीं आता कि वोल्टेज सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। बस आपको ये याद रखना पहला लाइन कि जो टॉर्क लगता है उसके कॉइल के ऊपर, टाउ इज इक्वल टू वो लगता है बीना, BINA, ठीक है, ऐसे बोलने में आसानी लगता है और याद भी रहता है। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, नंबर ऑफ टर्न और एरिया ऑफ लूप। अगर आप ऐसे टाउ लिखते हैं तो अब ये समझिए कि जब गैल्वेनोमीटर को बनाया जाता है तो उसके अंदर स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग को ही ऐसे बेसिकली ऐसा होता है कि हमारे पास मीटर है और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा रहता है, इस पॉइंटर में कुछ मैकेनिकल यहाँ पे कॉम्बिनेशन और ये यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे अटैच रहता है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग को ऐसे जैसे ही ट्विस्ट करते हैं, इसका मीटर ऐसे चलता है, इधर ट्विस्ट करते हैं इधर चलता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे स्प्रिंग को आप क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो जब खींचते हैं तो इसके अंदर एक फोर्स आता है, तो वो फोर्स कितना आता है, फोर्स इज इक्वल टू K × X आता है। ये एक उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और ये कितना डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं वही फोर्स की वैल्यू आ जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ भी होता है, बट यहाँ रोटेशन होता है और रोटेशन होता है तो टॉर्क मिलता है और ये टॉर्क की वैल्यू हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू K × थीटा। कितना टॉर्क आएगा इस स्प्रिंग के अंदर वो डिपेंड करता है कि आपने कितना ट्विस्टिंग एंगल दिया है, कितना ट्विस्ट किया है। तो ये K जो है इसी को टोरेजनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे K होता है वैसे यहाँ पे ही K होता है, बट इसे हम टोरेजनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका भी डायमेंशन हमें जेईई मेन में कई बार पूछ चुका, तो ये बेसिकली थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, टॉर्क के बराबर ही होता है, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें टॉर्क की वैल्यू हम K थीटा लिख सकते हैं, K × थीटा इज इक्वल टू BIN × A। अब ये थीटा को हम यही रहने देते हैं, थीटा और आई को इधर लेके आते हैं, थीटा बाई E इज इक्वल टू यहाँ पे BNA और अपन में K लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा बाई ए जो है, थीटा बाई ए जो है इसे को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। करंट सेंसिटिविटी अगर थीटा बाई आई को कहते हैं तो हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी बताना है, तो यहाँ भी R से मल्टीप्लाई करिए
और यहाँ भी आर से मल्टीप्लाई करिए। अब ये क्या बन गया, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि थीटा बाई V, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू बी एन ए, और अपन में आर ये हमें मिल गया। अब दो बार अलग अलग टाइम पे हम लिखेंगे क्या, फॉर M1 फॉर M2। तो जैसा हमें वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू पुट करेंगे। हमें दे रखा है कि यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू है 0.25 इंटू, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न है पहले वाले में 15, उसके बाद एरिया दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻³ अपन में के इंटू आर। तो जो ओरिजिनल कांस्टेंट है उसे हम के ही लिखेंगे, इंटू में थीटा जो है, बेसिकली हम के को ही ओरिजिनल कांस्टेंट कहते हैं, थीटा हमारा ट्विस्टिंग एंगल होता है। के इंटू के दोनों के लिए सेम होगा, के ही रहते हैं, और आर रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो R1 की वैल्यू 5 ओम है। ये हमारा M1 के लिए हो गया। दूसरे के लिए लिखेंगे तो B दूसरे के लिए 0.50 टेस्ला है, 0.50। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे 21 है, 21 इंटू इसमें मैग्नेटिक फील्ड सॉरी एरिया 1.8 इंटू 10⁻³ है। अगेन अपन में ओरिजिनल कांस्टेंट के ही रहेगा, और आर की वैल्यू कितना, आर की वैल्यू है हमारे पास रेजिस्टेंस 7 ओम। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, दोनों का रेशियो में कैलकुलेट करना है, यानी कि M1/M2, M1/M2 का वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs, ठीक है, इक्वल टू के खत्म, ये 7 ऊपर और 5 नीचे, यानी कि 7/5। उसके बाद ये खत्म, ये 10⁻³ खत्म, ये 36, ये 18, यानी कि 2 ऊपर लिखेंगे, तो ये खत्म, ये 25 और 50, यानी कि 2 नीचे लिखेंगे, 3 5 और 3 7, यानी कि 5 ऊपर और अपन में 7, यानी कि ये भी खत्म। अब कोई नहीं बचा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ भी सब लोग कैंसिल आउट। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का रेशियो 1/1, मतलब कि 1:1, और ये आपको फोर्थ ऑप्शन में मिलेगा, वही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 बिलोंग्स टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस चैप्टर। इस प्रॉब्लम में बताया गया कि इतना डायमेंशन दिया हुआ एक वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम में एयर के वजह से इंटरनल एनर्जी कितना होगा वो आपको बताना है। प्रेशर 1 atm आपको लेना जो जनरली होता है, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इस फॉर्मेट में लिख के बताना है कितना इंटीजर वैल्यू है। आपको कंसीडर करना है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो डायटोमिक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू F/2 और ये जो F होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हम डायटोमिक होने की वजह से कितना 5 लिखेंगे, क्योंकि 3 जो है ट्रांसलेशनल होता है और 2 जो है रोटेशनल होता है। अगर आपको इसके ऊपर कन्फ्यूजन है तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं, वो पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे F की वैल्यू जो है 5 लेने वाले हैं, बट एनआरटी में हमें कुछ नहीं पता है। आपको पता रहना चाहिए गैस का इक्वेशन होता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू N इंटू आर इंटू टी। प्रेशर और वॉल्यूम पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये एनआरटी की वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी को मैनिपुलेट करेंगे। प्रेशर कितना 1 atm है, आपको पास्कल में लिखना होगा, तो 10⁵ पास्कल, ऑलमोस्ट हम लिखते हैं 1 atm को, इंटू वॉल्यूम, यानी कि इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही डायमेंशन का वॉल्यूम है। 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 लिखेंगे, इंटू सॉरी इक्वल टू एनआरटी की वैल्यू मिल गया, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो U इज इक्वल टू हम लिखेंगे U इज इक्वल टू 5/2 इंटू कितना 10⁵ इंटू 48। इसको हम 2 24 में और 24 इंटू 5 करेंगे, यानी कि 24 इंटू 5 की वैल्यू हमारे पास 120 इंटू 10⁵
इतना जूल आएगा, क्योंकि हर चीज़ एसआई यूनिट में रखे थे। अब इसको हम 0 इसको दे देते हैं तो 12 इंटू 10⁶ जूल लिखेंगे। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस फॉर्मेट को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें x की वैल्यू 12 मिल रहा है। यही हमारा करेक्ट आंसर है, इंटीजर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन अ वेरी सिंपल, इट इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन चैप्टर। और इसमें जो है हमें दे रखा है कि अर्थ के सराउंडिंग में कोई एक सैटेलाइट है जिसका मास 1000 kg है और हाइट जो है सरफेस से 270 किलोमीटर है। तो ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Gm अपन 2 स्मॉल आर लिखते हैं। ये स्मॉल आर बेसिकली सेंटर से डिस्टेंस होता है सैटेलाइट का। तो अगर हमें इसका रेडियस आर पता है और इसका हाइट एच पता है तो हम आर प्लस एच लिखते हैं। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन 2 इंटू और आर प्लस एच लिखेंगे। अब इसमें जो है कैपिटल एम का मतलब जो मास ऑफ प्लेनेट होता है, स्मॉल एम का मतलब जो सैटेलाइट होता है उसका मास। तो ये फॉर्मूला सिंपली हम याद रखना है। और अगर ये नहीं याद आता तो दूसरा आपको यहाँ पे ऐसे जाना होगा कि आ, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट को हम √Gm/स्मॉल r लिखते हैं। ठीक है, ये वही आर है जो हम सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस लेंगे। दूसरा आपको ये पता लगना जो हमें बताया जाता है शुरू में ही, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv² होता है। तो ये बेसिकली मास जो पार्टिकल का होगा वो है। और ये कैपिटल एम बेसिकली जो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो मास ऑफ सैटेलाइट से इंडिपेंडेंट होता है, मास ऑफ प्लेनेट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अंडर रूट के साथ यहाँ पे पुट करेंगे तो सेम हमें यही मिलेगा। अगर ये मिलेगा तो आर तो आपको पता रहना चाहिए आर प्लस एच होता है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि सारे वैल्यू हमें पता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे समझिए, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद हमें कैपिटल एम की वैल्यू यानी कि मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 इंटू स्मॉल एम की वैल्यू कितना 1000 kg 1000। और अपन में 2 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितना, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता रहना चाहिए 6400 किलोमीटर है, बट मीटर में आपको रखना है तो 6.4 इंटू 10⁻6 लिखेंगे। प्लस हाइट कितना है 270 किलोमीटर है, तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से 2.7 इंटू 10⁻6 मीटर। इतना लिखेंगे, 10⁻6 को बाहर लेते जाइए। अगर बाहर लेके जाएंगे तो देखिए 6.4 को हम इसे मैनिपुलेट करेंगे ऐसे, देखिए ध्यान से 6.67 इंटू 6 इंटू यहाँ पे 10⁻3 है और ये 10⁻−11, 10⁻- का 8 बना और यहाँ से घटेगा तो 10⁻16 बना। और अपन में 2 इंटू 10⁻6 कॉमन ले ली और ब्रैकेट में बचा 6.67। अब ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये खत्म, ये 2 से 3 और ये यहाँ पे प्लस का 16 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 3 इंटू 10⁻10। इतना जूल आएगा काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मेट में हमें बताना था, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंटीजर वैल्यू है वो 3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 बिलोंग्स टू रोटेशनल मोशन चैप्टर। और ये जो है एक फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। एक यहाँ पे ऐसे एक डिस्क लगा हुआ है, यहाँ पे जो है इसके ऊपर फोर्स लगा के 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है। तो इसके अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो इतना है और इसका रेडियस जो है 0.2 मीटर है। तो आपको बताना है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, वैसे हम टाउ इज इक्वल टू फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेलरेशन जो लीनियर होता है उसकी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर टॉर्क इज इक्वल टू में बताया जाता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, एच इक्वल टू आई इंटू अल्फा।
ये आर परपेंडिकुलर बेसिकली डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी कि इस डिस्क का रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होगा, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस पॉइंट पे है, तो इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आर परपेंडिकुलर है, जिसका रेडियस दे रखा है हमें 0.2। तो एक एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 10 फोर्स हो गया, 0.2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इक्वल टू आई हमें कैलकुलेट करना है। अल्फा को इधर लेते आएंगे, कितना दे रखा है 2, ठीक है। इसको हम 2 लिखेंगे, 2/2 की वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो 1 kg मीटर स्क्वायर, यही हमें एसआई यूनिट में इंटीजर वैल्यू 1 मिला, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 बिलोंग्स टू रे ऑप्टिक्स चैप्टर दैट इज बेस्ड ऑन प्रिज्म प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें एक प्रिज्म का मटेरियल जो है √2 दे रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो बताना है आपको इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितना होगा। इसके लिए दो टेक्निक है। पहला, आप जनरल आप हर एक सरफेस पे बारी बारी स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे और कंडीशन जैसा उसको पुट करेंगे, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। हमें ये जनरली फार्मूला याद रहना चाहिए। प्रिज्म का हर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, अगर वहाँ से आता तो बहुत कम टाइम में आप वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। वही यहाँ पे काम करना है। अगर आपको ये दोनों फार्मूला पता है तो इस फॉर्मूले में हमें बेसिकली आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर डेल्टा मिनिमम इतना है तो इस डेल्टा मिनिमम को यहाँ पुट करिए, देखिए आपको म्यू इज इक्वल टू नजर आएगा। म्यू इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में डेल्टा मिनिमम की जगह 2i माइनस ए, और पहले से था प्लस का ए, अपन में 2, और अपन में लिखेंगे साइन a/2, साइन a/2। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये खत्म, अब 2 से 2 खत्म, यानी कि साइन आई बचेगा केवल, और अपन में ये म्यू की वैल्यू हमें √2 दे रखा है, और साइन ए की वैल्यू जो है 60 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 को अगर इधर लेके आएंगे तो 1/2 लिखेंगे, √2 अपन में 2 इज इक्वल टू साइन आई। इसका मतलब ये है कि इसको हम 1/√2 लिखेंगे। 1/√2 अगर लिखते हैं तो आई के कौन से वैल्यू पे होगा, आई की वैल्यू 45 डिग्री पे जब हम वो लिखेंगे तो हमारे पास ये √2 आएगा, 1/√2। तो हमें डिग्री में बताना है कितना एंगल होगा, 45 हमारा करेक्ट आंसर है। दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें हमें एक रॉड को जब टेंशन इज इक्वल टू 5 न्यूटन दिया जा रहा तो उसका लेंथ हमें 1.5 मीटर 4 मीटर दिख रहा है। जब टेंशन इज इक्वल टू 7 न्यूटन दिया जा रहा तो उसका लेंथ 1.56 मीटर हो जा रहा है। तो आपको उसका ओरिजिनल लेंथ बताना है कितना होगा। इस फॉर्मेट में मीटर में है हमारे पास। तो आपको पता रहना चाहिए कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, हम लिखते हैं कि स्ट्रेन, कि स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, फोर्स अपन एरिया इज इक्वल टू कि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, जिसे हम L0 कह रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम फोर्स को ऐसे लिखें K इंटू ए इंटू के, और डेल्टा L चेंज इन लेंथ में ओरिजिनल ये L माइनस L0 अपन L0 ऐसे लिख सकते हैं। कितना इंक्रीमेंट इंक्रीज्ड लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ को घटाएंगे वही डेल्टा L आ जाता है। इसी चीज़ को हम दो बार लिखेंगे। एक बार टेंशन T1 है, ठीक है, अगर हम दो बार लिखते हैं तो T1 यानी कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू A इंटू के, और ओरिजिनल इंक्रीज लेंथ कितना 1.4 मीटर माइनस L0 और अपन में L0। इसी को दूसरी बार में लिखेंगे जब टेंशन 7 न्यूटन है, तो A इंटू के और इंक्रीज लेंथ है 1.56 मीटर माइनस L0 अपन L0। दोनों लोगों को डिवाइड कर दीजिए। अगर दोनों को डिवाइड करते तो ये खर्च कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचेगा 5/7 और इतना अपन इतना, यानी कि हम लिखेंगे 5 इंटू
1.56 माइनस का एल नॉट इज इक्वल टू 7 इंटू 1.4 माइनस का एल नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो इसको लिखेंगे कितना, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 एल नॉट इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.8 और माइनस का 7 एल नॉट। इसको इधर लाएंगे तो 2 एल नॉट लिखेंगे और इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 लिखेंगे, यानी कि एल नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर आएगा। इसका मतलब इंटीजर वैल्यू हमारा आंसर में 1 आएगा।